हाँ, आज एरोमेटिसिटी के पार्ट 4 के अंदर अपन फ्यूज्ड रिंग एंड एनुलिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्यूज्ड रिंग्स एंड एनुलिंग्स के अंदर किस तरीके से एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी पाई जाती है। वाइल दो फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर आपके एंटी एरोमेटिसिटी नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फ्यूज्ड रिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूज्ड रिंग्स क्या होती है वो बता देता हूँ आपको कि वेयर a bond participate in each ring. That means फ्यूज रिंग्स आपकी ऐसी होती है जिसके अंदर एक बॉन्ड जो होता है आपको वो दोनों रिंग्स के बीच में होता है। जैसे ये कोई रिंग है, अगर मैं इसे दूसरे रिंग पे अटैच कर देता हूं इस तरीके से, तो अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये और ये वाला, ये जो बॉन्ड है ये दोनों रिंग्स को जोड़ता है। इसी को अपन बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग। या ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसके अंदर भी ये डबल बॉन्ड जो है ये इन दोनों रिंग्स को जोड़े हुए हैं। ये इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, फ्यूज्ड रिंग्स कहलाते हैं। तो फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर अपन एरोमेटिसिटी का आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर एरोमेटिसिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स थे। अब अपन बात करते हैं कि फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर एरोमेटिसिटी के रूल्स क्या है। तो देखिए फ्यूज्ड रिंग्स can be aromatic, non-aromatic, but never be anti-aromatic. दैट मीन्स आपकी फ्यूज रिंग जो है वो एरोमेटिक हो सकती है, नॉन एरोमेटिक हो सकती है, बट वो एंटी एरोमेटिक कभी नहीं हो सकती। तो पहला तो आपका ये रूल है, ठीक, कि भैया आप जब फ्यूज रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर वो देखिए एरोमेटिसिटी हो सकती है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, बट एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। दूसरा, फ्यूज रिंग्स के अंदर बोथ रिंग मस्ट बी एरोमेटिक after bond or pi electron displacement. Otherwise ring will be non-aromatic। यानी कि फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करने के लिए अपने पास में दोनों रिंग्स कैसे होनी चाहिए, एरोमेटिक होनी चाहिए। अगर दोनों रिंग्स आपके एरोमेटिक है दैट मीन्स तो कम आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अदरवाइज रिंग जो है वो नॉन एरोमेटिक मानी जाएगी, एंटी एरोमेटिक नहीं मानी जाएगी। ये फ्यूज्ड रिंग्स के 2 रूल्स हैं कि फ्यूज्ड रिंग्स या तो एरोमेटिक हो सकते हैं या नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं, बट नेवर भी एंटी एरोमेटिक। और दूसरा रूल है कि बोथ रिंग्स मस्ट बी एरोमेटिक, यानी कि जो फ्यूज्ड रिंग्स है वो 2 रिंग होंगी या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, उस केस के अंदर जितनी भी रिंग्स है वो सारी की सारी कैसे होनी चाहिए, आपकी एरोमेटिक होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी रिंग कैसी मानी जाएगी, नॉन एरोमेटिक मानी जाएगी, एंटी एरोमेटिक कभी नहीं मानी जाएगी। तो ये फ्यूज्ड रिंग्स के 2 रूल्स थे। अब अपन फ्यूज्ड रिंग्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, ये आपका कोई कंपाउंड, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड आप, ये आपका है ट्रायाफुल्विन। ठीक, ये आपका एक ट्रायाफुल्विन है जो कि फ्यूज्ड रिंग है। इसके अंदर ये डबल बॉन्ड जो है इस रिंग को भी अटैच किए हुए, इस रिंग को भी अटैच किए हुए। इसके अंदर इस डबल बॉन्ड के अंदर ये डबल बॉन्ड जो है दोनों रिंग्स के अंदर कॉन्जुगेटेड है, दोनों रिंग्स को क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट कर रहा है। दैट मीन्स या तो ये डबल बॉन्ड इस रिंग की तरफ आ सकता है या ये डबल बॉन्ड इस रिंग की तरफ आ सकता है। यानी कि इस डबल बॉन्ड के पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये इस रिंग की तरफ चला जाए या इस रिंग की तरफ चला जाए। इस केस के अंदर आपके 2 टाइप्स बनेंगे।
देखिए अगर ये डबल बॉन्ड इस रिंग की तरफ आता है, फर्स्ट रिंग की तरफ आता है, तो इस केस के अंदर आपके इस रिंग पे तो क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस रिंग पे आपके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए अगर अब इन दोनों रिंग का कंपैरिजन करते हैं, ये रिंग आपके देखिए 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है, दैट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक है, ये आपकी एंटी एरोमेटिक है, और ये रिंग आपकी एरोमेटिक है। एक तो कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड जो है वो इस रिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर डबल बॉन्ड को मैं इस रिंग की तरफ शिफ्ट करता हूं तब देखते हैं सब क्या होता है। देखिए डबल बॉन्ड को मैं इस रिंग की तरफ शिफ्ट करता हूं तो इस रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे हो गई, ये रिंग फिर से एरोमेटिक हो गई और ये रिंग आपकी कैसी हो गई, एंटी एरोमेटिक। यानी कि दोनों केस के अंदर आपके पास में एक रिंग एरोमेटिक है और एक ही रिंग एंटी एरोमेटिक है, एक रिंग एरोमेटिक और एक रिंग एंटी एरोमेटिक है। अब ओवरऑल जो सिस्टम होगा वो माना जाएगा यहाँ पे नॉन एरोमेटिक। ओवरऑल सिस्टम आपका जो है नॉन एरोमेटिक है। ओवरऑल सिस्टम आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि दोनों केस के अंदर दोनों रिंग्स, एक में एंटी एरोमेटिक है, फिर एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, दोनों केस के अंदर दोनों रिंग्स आपके एरोमेटिक नहीं है। अतः आपका ये क्या माना जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा। ये एरोमेटिक तब होता जब दोनों रिंग एरोमेटिक होती, तब दोनों, अगर ये भी एरोमेटिक होती ये भी एरोमेटिक होती तो आपका ओवरऑल सिस्टम क्या माना जाता, एरोमेटिक माना जाता। अदर अभी की केस के अंदर ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये फिर से एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल आपका सिस्टम क्या माना जाएगा, नॉन एरोमेटिक माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये फिर से आपका ये डबल बॉन्ड जो है वो इन दोनों रिंग्स को अटैच किए हुए हैं। अगर ये इस तरफ जाता है एक तरफ और एक या इस तरफ जाता है, दोनों फिर से दो केस बनेंगे आपके। फर्स्ट केस, फर्स्ट के अंदर बनेगा क्या आपके, देखिए अगर ये डबल बॉन्ड इस रिंग की तरफ आता है तब ये रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस रिंग पे आपके नेगेटिव चार्ज, इस रिंग पे आपके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इन दोनों केस के अंदर ये रिंग आपकी एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, और ये रिंग भी आपकी कैसी है, एंटी एरोमेटिक है। ये तो फर्स्ट केस था कि ये डबल बॉन्ड इस रिंग की तरफ हुआ, तो फर्स्ट केस आपका हो गया जिसके अंदर दोनों रिंग्स आपकी कैसी है, एंटी एरोमेटिक है। अब ओवरऑल सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूज रिंग्स कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होती, वो या तो एरोमेटिक होती है या फिर नॉन एरोमेटिक होती है। दूसरा केस देख लेते हैं, सेकेंड, अगर मैं डबल बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, इस रिंग की तरफ, तब देखिए यहां पे आपके नेगेटिव चार्ज और यहां पे आपके पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक है और ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक है। दैट मीन्स आपका जो ओवरऑल सिस्टम होगा सेकंड केस के अंदर, वो ये रिंग आपकी कैसे मानी जाएगी, एरोमेटिक मानी जाएगी, क्योंकि अपने पास में इसको तो क्रॉस कर दो, क्योंकि दोनों एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते, या तो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक हो सकता है, तो ओवरऑल सिस्टम अपन निकाल सकते हैं, तो वो तो ये अपना माना जाएगा सही, क्योंकि दोनों केस के अंदर देखिए इसके अंदर ये भी एरोमेटिक है और इसके अंदर ये भी एरोमेटिक है, तो ओवरऑल सिस्टम आपका क्या माना जाएगा, एरोमेटिक।
आपका ओवरऑल सिस्टम क्या माना जाएगा, ये एरोमेटिक माना जाएगा। ये भी आपका एक फ्यूज रिंग का सिस्टम है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये लीजिए, और ये फिर से डबल बॉन्ड आपके दोनों रिंग्स को कनेक्ट किए हुए अटैच्ड है दोनों से। अब फिर से एक बार मैं इस तरफ कर दूंगा डबल बॉन्ड को और एक बार मैं इस तरफ कर दूंगा। दोनों केस के अंदर करके देखते हैं। फर्स्ट के अंदर आपके अगर मैं डबल बॉन्ड को इस तरफ लेके जाता हूं तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ आपके पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी रिंग जो है वो एरोमेटिक है और ये रिंग आपकी एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो फिर से सेम स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, सेकंड केस के अंदर भी सेम ही बनेगा, ठीक है। कि यहाँ पे सिर्फ चेंजेस इतने होने हैं इसके अंदर, चलो मैं बना ही देता हूँ। इसके अंदर चेंजेस सिर्फ इतना होना है, ठीक है। इसके अंदर अगर डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर से ये आपका एरोमेटिक है और ये आपका एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। दोनों रिंग्स एरोमेटिक नहीं है, दैट इस केस के अंदर आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो आपका नॉन एरोमेटिक है। ये आपका सिस्टम कैसा है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। इस तरीके से आपके फ्यूज रिंग्स के अंदर आप डिटरमाइन कर सकते हो एरोमेटिसिटी को। दोनों रिंग्स इसके अंदर कंपलसरी है, दोनों रिंग्स अगर होंगी तो एरोमेटिक होंगी, तो पूरा सिस्टम ही एरोमेटिक होगा। नाइदर आपका सिस्टम एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एनोलिन्स की। एनोलिन्स, एनोलिन्स, ठीक है। देखिए एनोलिन्स जो होते हैं वो फुल्ली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम होता है। मोनोसाइक्लिक सिस्टम या हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मोनोसाइक्लिक का मीनिंग ये हो गया कि जैसे ये कोई रिंग है, इस रिंग के अंदर ये पूरी रिंग सिंगल है, यहां से बॉन्ड स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूसली मोनो चल रहा है, ठीक है। ये आपका है 8 एनोलिन, ठीक है। या ये रिंग देखती है, आपको पता है ये बेंजीन है लेकिन इसको मैं 6 एनोलिन बोल सकता हूँ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 एन। यानी कि मोनोसाइक्लिक सिस्टम जो होता है वो आपके सारे के सारे कैसे होते हैं, एनोलिन्स के अंदर आते हैं। लेकिन ये सिस्टम आपका एनोलिन नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये सिस्टम आपका जो है एनोलिन नहीं है। ये सिस्टम आपका एनोलिन नहीं है क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 रिंग्स हो गई, एक रिंग ये और एक रिंग ये, और आपका ये बीच में जो बॉन्ड है वो दोनों रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होगी वो आपकी एनोलिन के अंतर्गत नहीं आएगी। इवन इस टाइप की स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिंगल स्ट्रक्चर हो, सिंगल एक साइक्लिक सिस्टम बना हो, वही आपका किस में आता है, एनोलिन्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब एनोलिन्स के अंदर अपन एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करते हैं।
कि किस तरीके से एनोलिन्स के अंदर एरोमेटिसिटी डिटरमाइन की जाएगी। तो देखिए एनोलिन्स के अंदर चूंकि एनोलिन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इस केस के अंदर प्लेनरिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी रूल्स के अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन है तो ही वो एरोमेटिक माना जाएगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं माना जाएगा। सही है, रूल को फॉलो करता हूँ। ठीक है, एनोलिन्स चूँकि कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं इस वजह से इसके अंदर प्लेनरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल अपन ने कल की क्लास में लिया था, ये 10 एनोनिल है, ये आपका 10 एनोनिल है। इसके अंदर अपन ने डिटरमाइन किया था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन्स की वजह से ये कंपाउंड अपनी प्लेनरिटी लॉस्ट कर देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से इसकी प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाती है। ठीक, और जब प्लेनरिटी इसकी लॉस्ट हो जाएगी तो ये कंपाउंड आपका किस में आ जाता था, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आ गया। अभी चलो इसके अंदर तो मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन की बात की कि इसके अंदर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन था, इस वजह से ये कंपाउंड आपका क्या था, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। अभी मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, क्या वो एरोमेटिक होगी। देखिए ये इसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसके अंदर भी आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लीज। ठीक, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ओवरऑल इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है। हकल रूल को फॉलो भी कर रहा है। ठीक, उसके बाद अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या, नहीं एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है क्योंकि कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं है। प्लेनर इसलिए नहीं है कि देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ पे इस कैविटी से बाहर है। बेसिकली ये जो मोनोसाइक्लिक के अंदर जो खाली जगह होती है उसको अपन कैविटी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे कैविटी से बाहर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो रिपल्सन नहीं होगा, वो तो बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे इस केस के अंदर तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिपल्सन हो रहा था, तो अपन ने इसको माना नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर की वजह से ये कंपाउंड कैसा था, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्या है, कैविटी से बाहर है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का तो कोई रोल नहीं है, बट यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन आ है। ये देखिए यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन हो गया क्योंकि sp2 के अंदर आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉन्ड एंगल जो है 144 डिग्री का होता है लगभग। ठीक है, होना कितना चाहिए, 120 डिग्री का। इस केस के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का होता है, 144 का होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है। इसके अंदर क्या आ गया, एंगुलर स्ट्रेन, और एंगुलर स्ट्रेन की वजह से इसमें प्लेनरिटी लॉस्ट हो गई। इसने प्लेनरिटी क्या कर दी, लॉस्ट कर दी, और जैसे प्लेनरिटी लॉस्ट हो गई ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो गया।
ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन्स की वजह से ही जो है वो प्लेनरिटी लॉस्ट करे। बहुत बार एंगुलर स्ट्रेन की वजह से भी एनुलिन्स क्या करती है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन की वजह से वो अपनी प्लेनरिटी लॉस्ट कर देती है, और जैसे ही प्लेनरिटी लॉस्ट होती है कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो एनुलिन्स के अंदर प्लेनरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई कंपाउंड प्लेन है, एक ही प्लेन के अंदर है, तो ही एरोमेटिक माना जाएगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। फोर्टीन एनुलिन, ये आपका 14 एनुलिन है। ठीक है, 14 एनुलिन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 बॉन्ड है। 7 बॉन्ड्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, पाई 14 हो जाएंगे। तो इसका नाम भी क्या हो गया, 14 एनुलिन। इसका नाम क्या हो गया, 14 एनुलिन। अब 14 एनुलिन के अंदर यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन आपस में रिपील करते हैं इस तरीके से, आपस में रिपील करते हैं। चूंकि कैविटी का जो साइज है, यानी कि इस साइक्लिक सिस्टम, मोनोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी का साइज कैसा है, छोटा है, स्मॉल साइज। इस स्मॉल कैविटी के स्मॉल साइज की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन रिपल्सन ज़्यादा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर हाइड्रोजन रिपल्सन हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी से ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो मूव करेगा। और जब ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा तो ये अपने हाइड्रोजन्स को एक फ्लेन के ऊपर और एक फ्लेन के नीचे अरेंज कर देगा, जिसकी वजह से इसकी प्लेनरिटी लॉस्ट होगी। इसकी प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और प्लेनरिटी अगर लॉस्ट हो गई है, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 14 एनुलिन जो है बेसिकली, अच्छा 14 एनुलिन के कुछ बुक्स के अंदर 14 एनुलिन जो है वो एरोमेटिक माना जाता है, बट सही पर भी ये मेंशन किया हुआ नहीं है एक्सपेरिमेंटली कि ये एक्चुअल में एरोमेटिक होता है या नहीं होता है। कुछ बुक्स ने 14 हकल रूल को फॉलो करने की वजह से 14 एनुलिन को क्या मानते हैं, वो एरोमेटिक मानते हैं, बट ऐसा कहीं पर भी कंफर्म नहीं है कि 14 एनुलिन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस बेसिस के ऊपर अभी तो हम इसको क्या मानते हैं, नॉन एरोमेटिक मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका 14 एनुलिन था। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 16 एनुलिन का। यस, ये आपका 16 एनुलिन है। देखिए 16 एनुलिन के अंदर भी आपके हाइड्रोजन होता है, या हाइड्रोजन और या हाइड्रोजन। ठीक है, 16 एनुलिन के अंदर 2 कार्बन इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से कैविटी का साइज थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि कैविटी जो है लिटिल लार्ज। ठीक, कैविटी जो है 14 एनुलिन के कंपैरिजन में कैविटी का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है,
रिपल्सन होता है। फिर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्योंकि ये कंपाउंड आपका जो है 16 एल्यूमिन जो है वो आपके 4n पाई रूल को फॉलो करता है। दैट मीन्स ये आपका कंपाउंड होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आपका कंपाउंड कैसा है, ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे कैविटी का साइज स्मॉल नहीं है। कैविटी का साइज है, कैविटी लार्ज स्मॉल तो है बट लिटिल लार्ज भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ गए जिसकी वजह से कैविटी का साइज थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, जिसकी वजह से जितना रिपल्सन 14 एल्यूमिन के अंदर होता है उतना रिपल्सन 16 एल्यूमिन के अंदर नहीं होता। इस वजह से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नहीं होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी एरोमेटिक के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 16 एनुलिन था। ठीक, इसी के अंदर मैं अब ले लेता हूं 18 एनुलिन। ठीक है, 18 एनुलिन के अंदर देखिए ये आपकी 18 एनुलिन है। चलिए 18 एनुलिन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके अंदर डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स इसके अंदर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका नाम क्या होगा आपका 18 एनुलिन। ठीक, 18 एनुलिन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कैविटी वेरी लार्ज साइज में है। यहाँ पे कैविटी की साइज एक्स्ट्रा लार्ज है। कैविटी की साइज क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा लार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन रिपल्सन मिनिमम होता है। हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन रिपल्सन मिनिमम होता है। और इस मिनिमम होने की वजह से चूंकि 18 एनुलिन जो है आपका हाकल रूल को भी फॉलो करता है, आपका हाकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। और अगर हाकल रूल को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स इसके अंदर प्लेनरिटी होनी चाहिए, तो इसके अंदर बिल्कुल प्लेनरिटी भी होती है। प्लेनरिटी इस वजह से हो रही है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन रिपल्सन होना तो चाहिए, बट एक्स्ट्रा लार्ज कैविटी होने की वजह से इसके अंदर रिपल्सन मिनिमम होता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। और जैसे स्टेबिलिटी को अचीव करता है आपका कंपाउंड बन जाता है एरोमेटिक। यानी कि 18 एनुलिन आपका कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अंदर सारे के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरोमेटिसिटी के पार्ट 5 के अंदर और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।